पाक अफवाज अवाम से हैं और अवाम पाक अफवाज से हैं, तो ये रिश्ता जो है वो कितना मजबूत हमने देखा इस मार्का हक के दौरान। या बिल्कुल। उस रिश्ते की एक मिसाल तो आपने देखी कि जब अलफता मिसाइल्स फायर हो रहे थे लॉन्चर से, तो आपने देखा बच्चे बड़े बूढ़े वो लॉन्चर्स के नजदीक बैठे हुए थे। हालांकि इट्स वेरी रिस्की अफेयर कि आप लॉन्चर के नजदीक बैठे, क्योंकि फौजियों के लिए तो ठीक है, दे आर मेंट फॉर दिस जॉब, दे आर हैंडल, उनको इक्विपमेंट की पर्टिकुलरिटीज का पता होता है। लेकिन साथ ही उसके साथ देखना, उसके बाद तालियां बजाना और खुशी का इजहार करना। और उसके साथ साथ जितना आपने देखा कि अब जब आप अपनी बात करें, मीडिया की बात करें, तो वो भी सिविल आउटफिट में काउंट होता है ना। प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। तो उसने जिस तरह इस चीज का एनालिटिकली और कंसेप्चुअली और रियलिस्टिकली जो तजिया करा, वो आपको सिर्फ पाकिस्तान में नजर आया। whereas आप उसके अपोजिट गोदी मीडिया में जाके देखे और वहां पे उसका कवरेज देखे, तो आपको पता है उन्होंने पाकिस्तान के नौजुबिल्ला तमाम बड़े शहरों पे अपनी फौज भेज दी थी और तमाम लीडरों को भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। तो अब जब ये चीप पॉपुलैरिटी के लिए अगर मीडिया को इस्तेमाल करे और उसके बाद आप एक गलत नैरेटिव पेश करें, तो एट द एंड ऑफ द डे तो कामयाब नहीं होता ना। फिर जब दुनिया लिखती है और दुनिया उसको कवर करती है, फिर वो इसीलिए कहती है कि जी इंडियन मीडिया इज वॉर मॉन्गरिंग मीडिया। और ये मैंने नहीं कहा, ये दुनिया में बहुत बड़े बड़े चैनल ने इस चीज को हाईलाइट किया और कहा ये। बल्कि आपको याद है कि एक रिपब्लिक टीवी पे मुझे याद है, वो है उनका एक एंकर है गोस्वामी, क्या एक उनका, सॉरी गोस्वामी नहीं था वो, उनका टाइम्स नाउ का एडिटर था। उसने एक अमेरिकन को बुलाया हुआ था अपने प्रोग्राम में, उनसे कहा कि जी देखिए वो जेडी वैन जा रहा है पाकिस्तान से, ही इज नॉट सिक्योर देयर। तो उसने उसको इतना डांटा, उसने कहा कि यार तुम ना पागल हो, तुम्हें मेरा बस चले मैं तुम्हें 30 दिन के लिए डिटेन कर दूं, because you see everything from the prism of the Indian Pakistan. कहता है, he is very safe. Why should you say that? So what I mean to say is कि जब आप चीजों को सच्चाई में पेश करेंगे ना, तो the people will stand with you. और यही चीजें पाकिस्तान के अंदर हुई कि जब उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, तो that was attack on a civilian target, which is a war crime. अब होता है कि एयर फोर्स इज नॉट मेंट टू अटैक ऑन सिविलियन टारगेट्स, कि आप दुनिया किसी के वॉर वर्शिप प्लेसेस को खत्म कर दें, मस्जिदों पे अटैक कर दें, मदरसों पे अटैक कर। रात के 12 बजे मस्जिद में कौन होता है आपको पता है? ईशा की नमाज के बाद मस्जिद अमूमन गेट्स क्लोज, देन इट ओपन दैट, फजर में आते हैं, अजान होती है, लोग नमाज के लिए आते हैं। मिडवे तो कोई वहाँ पे अगर कोई तकरीब ना हो, अगर ईद मिलादुन नबी ना हो या कोई ऐसी चीज ना हो, जब लोग सारे रात मस्जिदों में रहते हैं, तो भाई तो उन मस्जिदें जो है वो बंद कर दी जाती है, सिक्योरिटी के लिए भी और वैसे भी। तो ये चीजें जब जो होती है इस तरह, जब ये प्रोजेक्ट की जाती है दुनिया में, तो इसमें बड़ी नेगेटिव वाइब्स आती है। क्या पाकिस्तान इंडिया की 3 दफा जंग हुई। आप मुझे एक मिसाल उठा के बता दें कहीं से कि पाकिस्तान ने किसी मंदिर पे हमला किया हो, किसी पाकिस्तान ने किसी गर्जे पे इंडिया में हमला किया, नहीं करता पाकिस्तान। ये पाकिस्तान फौज ये काम नहीं करती। मुझे अपना पता है कि हम जब इनके त्योहार आए, आई हैव बीन डिप्लॉयड ऑन द राइट ऑन द फ्रंट, आई हैव कमांडेड यूनिट्स ऑन द फ्रंट लाइन। तो ये हमारे पर फायर, हमारा फायर उनसे एक्सचेंज बड़ा नॉर्मल मसला होता था। बट जब हम देखते थे कि उनका कोई त्योहार है, मजहबी होली है या कोई तो हम ये इंश्योर करते थे कि उस दिन हम फायर ना करें, बल्कि वी शुड एक्सचेंज सम गिफ्ट्स, सम स्वीट्स विद देम, पोस्टरों के ऊपर उनको। तो ये चीजें एक आला इखलाकी मियार में आती है, जो इंडिया के पास समूह और दिन मौजूद नहीं है। इसलिए उनकी पब्लिक भी उनसे सवाल करती है और आज उनका मीडिया इंटेलेक्चुअल भी उनसे सवाल करें कि जी आप बताएं तो सही, पार्लियामेंट में आके बताएं कि आपका क्या लॉस हुआ था। जी। उनके सीडीएस ने कहा कि जी हमारा लॉस तो हुआ था, तो ये पता नहीं जी कितना लॉस हुआ था। लॉस तो हो जाता है तो भाई, राफेल का लॉस होना इज नॉट अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। दैट इज योर स्ट्रीट एयरक्राफ्ट। आपका S-400 का लॉस होना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। आपका ब्रह्मोस की साइट को उड़ाई जाना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। वहां पे रेजिडेंट्स के इंटरव्यू आते रहे, जिन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे करके जी देखिए तीसरा दिन गुजर गया है, तो वहां से अभी फायर हो रही है, वहां पे पटाखे चलते नजर आते हैं। सो मीनिंग देयर बाई कि जी इंडिया ने जो कुछ छुपाने की कोशिश की थी, वो इंडिया की पब्लिक ने भी एक्सप्रेस कर दिया। हमने कुछ चीज कोई कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की, तो पहले दिन ही चैनल्स पे आ गई कि जी जी। कहाँ अटैक हुआ। यानी वहां ये भी हुआ कि आपको पता है कि जो वो रफेल भटिंडा के करीब गिरा था, तो वहां पे फौरन वो विलेजर्स आ गए थे। फिर एक हिंदू अखबार का एक वहां पे कैमरामैन मौजूद था, उसने एक तस्वीर ली और उस हिंदू अखबार ने अगले दिन सुबह के पहले एडिशन में उसको शाया किया। तो फिर क्या हुआ, फिर वो इंडियन फौज पहुंच गई, पुलिस पहुंच गई, उस एडिटर के बयान भी और उस कैमरामैन के भी, और उस रिपोर्टर को उठा के जेल में बंद कर दिया। So when you do such type of activities, it does not convey that you are on the right footing. Pakistan was on the right footing, and Pakistan on the right footing was
क्योंकि पाकिस्तान ने जंग का आगाज नहीं किया, जंग यकीनन। इनिशिएट की। ब्रिगेडियर गजनफर साहब, सिर्फ अस्करी मैदान में नहीं, पाकिस्तान ने जो है वो सिफारती मैदान में भी भारत को चित किया है, और हमने देखा कि भारत जो है वो तिलमिला रहा है इस वक्त। पाकिस्तान का जो किरदार है इस खत्ते में या पूरी दुनिया में अगर हम देख लें, आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी अपने खिताब में ये कहा कि जो लबनान जंग बंदी हुई है उसमें भी पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार था। फिर ईरान और अमेरिका जो मुज़ाकरात हैं उसमें सालिस का और बतौर फैसिलिटेटर पाकिस्तान का जो किरदार है पूरी दुनिया उसको देख रही है। तो ये किस हद तक जो है वो बहुत बड़ा धचका है भारत के लिए, और जिस तरह से वहाँ पर जो है अपनी ही हुकूमत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, इसका आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? असल में हमें भारत के सोशल फाइबर, बल्कि भारत के मैं कहूँगा रिलीजियस फाइबर को समझने की बहुत अशद जरूरत है, और हम समझते भी हैं उसको। भारत के अंदर एक पर्टिकुलर तबका है और उसके अंदर एक फ्रेंजी है, जिसको आप हिंदुत्व कह लें, हिंदू फ्रेंजी कह लें, आरएसएस कह लें। और वो पार्टी जो है इन पार है, और वो पार्टी है जिसके बनाने वाले थे, उन्होंने ये लिख दिया था कि हमने ये पार्टी जो है हिटलर और मैसेलेनी के ख्यालात से मुतासर होकर बनाई है। और डॉक्टर हेजवर ने अपनी किताब में कहा था कि इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदू रहेंगे, बाकी सबको हमें जो है ना वो खत्म करना पड़ेगा, और उनको हम निकाल देंगे इधर से। और आपको पता, फिर आरएसएस 3 दफा अपना अंग्रेज के जमाने में बैन हुई। फिर वो आरएसएस का प्रीचक था जिसने गांधी को, जिसका वो अपना बाप कहते हैं, बापू कहते हैं, जिसकी तस्वीर लगाई होती है दफ्तर में पीछे कुर्सी के, उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मार दिया। तो एक दहशतगर्द तंजीम है जो इस वक्त, दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, दहशतगर्दों का एक ग्रुप है जो भारत में पावर है। और वो मजहब को इस्तेमाल करते हैं लोगों को जो कि जज्बात भड़काने के लिए। मिसगाइडेड तो पहले ही है, जज्बात भड़काने के लिए वो हिंदुइज्म का इस्तेमाल करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था, तो वहां से नरेंद्र मोदी जब वापस आया था सऊदी अरब से डिनर कैंसिल करके और ड्रामा करके, तो ही डिडंट गो टू पहलगाम, या उसने पहलगाम से कुछ लोगों को नहीं बुलाया, उनसे कोई सिंपैथी नहीं की। ही स्टेट वेंट टू बिहार, क्योंकि बिहार के इलेक्शन हो रहे थे, और वहां की तकरीर उसाड़े लेके वो उसी जेलेट्स को, उसी ग्रुप को, वो जो हार्डलाइनर ग्रुप है, जो हार्डलाइनर हिंदुत्व के प्रीचक हैं, उनको वो अपील, उनको वो बताता कि पाकिस्तान ने हमला किया, रिटेलिएट, और हम जीतेंगे और आप हमें इलेक्शन जिताएं। अभी वेस्ट बंगाल में जो उन्होंने किया, ममता बनर्जी ने उसको मानने से इनकार कर दिया जो उन्होंने करप्शन किया। जो वहां पे उन्होंने बिहार के इलेक्शन में जो कुछ उन्होंने वोटर्स को निकाला था, उसके ऊपर राहुल गांधी ने जिस तरह शोर मचाया था। तो एक तो वो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, एक वो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं इस रिलीजियस फिनेटिसिज्म। अब जब मजहबी जनूनियत पे बात आती है तो रैशनैलिटी फिर उस सोच से निकल जाती है। यू कांट बी रैशनल इफ यू आर अ लूनेटिक, और यू कांट बी रैशनल अगर आपके अंदर जो है रिलीजियस फ्रेंसी इस हद तक बढ़ गई है कि आप किसी दूसरे मजहब को या किसी दूसरे लोगों को जो है वो किसी इक्वालिटी से की निगाह से नहीं, उनको बल्कि आप तहकीर की निगाह से देखते। और ये अपेरेंट है भारत के अंदर। वो सिखों को भी, सिख अपना क्रिश्चियन को भी, मुसलमानों का, मुसलमान कहीं ओपन में नमाज पढ़ रहे होते हैं, वो कत्ल कर दिया जाता है। पिछले दिनों एक 10 साल बच्चे को मार दिया गया। पिछले दिनों एक बच्ची थी, कोई 11 साल की, उसने एक हिंदू टेम्पल से पानी पी लिया था, बाहर एक नलका लगा हुआ था, वहां पे कोई हिंदू जेलट्स आ गए, उन्होंने उस बच्ची की टांगे तोड़ दी, उठा के बाहर फेंक दिया। तो रिमेम्बर, जब तक ये इंडिया के अंदर ये फ्रेंजी और ये रिलीजियस, जिसको ये एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करती है लीडरशिप रहेगी, उस वक्त तक ये रैशनैलिटी की बात नहीं करेंगे, ना रैशनैलिटी को सोचेंगे। आज अगर वहां पे नरेंद्र मोदी है, कल इलेक्शन होगा, अगर यही फ्रेंजी रही तो उसके बाद अमित शाह आ जाएगा, अमित शाह हटेगा तो मोहन भगवत आ जाएगा, मोहन भगवत हटेगा तो राजनाथ सिंह आ जाएगा। ये तमाम वो दहशतगर्द हैं जो मजहब को एक्सप्लॉइट करते हैं सियासत के लिए। तो जब तक तो ये चीज वहां पे कायम है, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन ना बेहतर हो सकते हैं, ना ये जो रोजाना आवाजें आती है संदूर 2, संदूर 3, संदूर 4, ये खत्म होंगी। इसलिए कि हिंदी हिंदू मजहब के अंदर भी अगर आप देखें तो 2 क्लासेस है। एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण की भी आगे 4 कास्ट है, कोई सुपर ब्राह्मण है, कोई नीचे वाले ब्राह्मण है, और उसके बाद ज्यादा जो वहां पे तादाद है वो दलित की, जिसको आप अनटचेबल या शूद्र कहते हैं। जब वो अपने मजहब ही में लोगों को शूद्र कहते हैं और दलित कहते हैं और अनटचेबल कहते हैं, तो आप उनसे किस तरह तवक्को करते हैं कि वो अकल की, रैशनैलिटी की, सोच की बात। भारत इस वक्त जो है बहुत बड़ी जो रिलीजियस फ्रेंजी है ना, उसके अंदर मुक्त, एक मजहबी जनूनियत के अंदर भारत की पब्लिक और भारत की
तबका जो है वो इन्वॉल्व है, उसके अंदर उनकी फिल्म इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर उनके, क्योंकि वो हट नहीं सकते। अगर वो उस जन्नत से हटते हैं तो लोग उनको गोली मार देंगे। शबाना आजमी को घर क्यों नहीं मिला किराए के ऊपर? इसलिए कि वो मुसलमान थी, तो उसको किराए पे घर नहीं दिया गया। बाकी जो लोगों के खिलाफ आवाज, वो भी आपको पता है, वहां कोई भी बात करता है, कहते हैं जी पाकिस्तान चले जाओ, अगर आपने पाकिस्तान की बात है, वो अपने इशू पे बात शुरू करते हैं, बात ही करते हैं तो लोग कहते हैं कि जी आप हर चीज पे पाकिस्तान का रेफरेंस देते हैं। आप अपनी बात करें ना कि हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, हमारे पास जाने बाथरूम नहीं है, हम जाके तो बात करने की है कि जब ये सिचुएशन एग्जिस्ट करे, और जो कर रही है, और जो मुझे सबसाइड होती नजर नहीं आती, जिस वक्त तक ये आरएसएस, बीजेपी, विश्व अपना वीएचपी और बजरंग दल, जब तक इसके कार्टून्स जो हैं, जब तक वो पावर में हैं, जब तक ये नीले पीले साधु पावर में है, वो जो एक चीफ मिनिस्टर है उसकी आपने स्टेटमेंट सुनी कि वो जो नंगा फिरता है, एक लाल पीले बनारसी रंग का वो पैर के सारी बॉडी उसकी गंदी नजर आ रही होती है, और वो बकवास कर रहा होता है पाकिस्तान के खिलाफ। या ये राजनाथ सिंह है जो, जिसने जाके आरएसएस ज्वाइन की थी 13 साल की उम्र में, और आरएसएस का आपको पता है, अगर आपको पाकिस्तान में ये चीज पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर नहीं है किसी मजहबी जमात का या किसी पॉलिटिकल जमात का जो ये तरजीब देता हो और ये हलफ लेता हो और कि हम इंडिया के बलगेड़ी 10 साहब, पूरे भारत कर की देंगे। यही मजहबी लेकिन क्योंकि जनूनियत है जिसकी वजह से वहाँ पर नफरत उनके खिलाफ बढ़ती जा रही है, और डेफिनेटली ये आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा डैमेज भी कर सकती है।